नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था में शुरू हो चुका था संविधान का भाग 3 जो कि संबंधित है किससे, मौलिक अधिकारों से। और इसके शुरुआती के 2 आर्टिकल हम आपको बता चुके थे। ठीक है, शुरुआती के जो आर्टिकल थे आर्टिकल 13 और 12, आर्टिकल 12 और 13 ये दोनों ही हम आपको बता चुके थे। ठीक है, आज से हमको शुरू करना था आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, यानी पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार, इसके बारे में हमको पढ़ना था। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको याद रखना है कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये सब कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। पिछली वीडियो में हम बताए थे क्या कि 1215 में एक मैग्ना कार्टा जारी किया था, किसने? किंग जॉर्ज ने। ठीक है, उसको मौलिक अधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जाता है। फ्रांस ने अपने अधिकारों को क्या दिया? सबसे पहले 1789 में मौलिक अधिकार, लेकिन लिखित रूप से संविधान में लिखित रूप से प्रथम बार अधिकार कहाँ दिए गए? अमेरिका में। और वहां से फिर हमने मौलिक अधिकार लिए। उन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो आज पहला अधिकार राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, जो कि वर्णित है किसमें? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, मतलब 5 अनुच्छेदों में वर्णित है ये अधिकार। तो इन्हीं 5 अनुच्छेदों को हमको बारी बारी से देखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है दोस्तों कि राज्य जो है, कौन है? राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों को, याद रखिए व्यक्तियों को, अब यहां पास खेल कर देता है प्रश्न में और लिख देगा नागरिकों को। तो याद रखिए ये सभी व्यक्ति को प्राप्त है ये अधिकार, चाहे नागरिक हो और या फिर गैर नागरिक हो। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को आप याद रखिए। ठीक है, व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी सबको, विदेशियों को भी। ठीक है, क्या प्राप्त है? कि राज्य सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा, सुनिश्चित करेगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा? राज्य सभी व्यक्तियों को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, यानी कोई विदेशी हो, तब भी क्या करेगा? विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित कराएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्मों को समझ लेते हैं। ठीक है, कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधि का समान संरक्षण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो विधि का के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता दोस्तों ये जो है ये ब्रिटेन की अवधारणा है। कहाँ की अवधारणा है? ब्रिटेन की अवधारणा है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो विधि से यानी कानून से ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो वो विधि या कानून से ऊपर नहीं है। सभी व्यक्ति जो हैं, सभी व्यक्ति जो हैं वो बराबर हैं, यानी सभी व्यक्तियों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पद में रहे। ठीक है, इसलिए इसको एक नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। अभी हम बताते हैं कि क्यों ये नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। ठीक है, तो दूसरा है क्या? विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब इन दोनों में अंतर क्या है इसको देख लेते हैं। तो इन दोनों में इतना अंतर है कि ये कहाँ की अवधारणा है? अमेरिका की अवधारणा है। कहाँ की? अमेरिका की। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति बराबर तो हैं, सभी व्यक्ति क्या हैं? बराबर हैं, बराबर हैं, लेकिन उनको जो पद, जो विधि के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, तो उनको समान अधिकार, विधि के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, तो समान व्यक्ति के लिए, समान व्यक्ति के लिए समान समान विधि, या कह सकते हैं कि समान विधि के लिए समान व्यक्ति।
अब किसी को विधि बनाकर किसी को किसी चीज से क्या रखा गया, बाहर रखा गया है, तो उसके साथ तो वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ अभी हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल के ऊपर केस दर्ज नहीं होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि विधि बनी हुई है, विधि में लिखा हुआ है कि इनके ऊपर केस दर्ज नहीं होंगे। तो यहाँ भी सभी व्यक्ति बराबर तो हैं, सभी व्यक्ति कहाँ हैं, बराबर हैं, लेकिन अगर किसी को विधि के अनुसार कोई अधिकार दिया गया है तो उसको उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, उसी के अनुसार उसको ट्रीट किया जाएगा। ये है विधि का समान संरक्षण। और ये विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं दोस्तों? तो सोचिए कि अगर हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कोई कृत्य कर दें और अगर उनको सजा हो जाए तो दूसरे देशों में हमारी कितनी बदनामी होगी। इसी सब का ध्यान रखते हुए जो संविधान निर्माता थे तो इस चीज को शामिल किया अपने में कि जो व्यक्ति से देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, कम से कम उन व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार दीजिए, ठीक है, कुछ विशेष अधिकार दीजिए। इसलिए इसे सकारात्मक अवधारणा माना जाता है, सकारात्मक अवधारणा, और इसको नकारात्मक, क्योंकि ये कहती है चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो सब बराबर हैं, लेकिन ये कहती है नहीं, उनसे देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, उनको अगर कुछ होता है, उनके ऊपर अगर कोई केस चलता है तो वो देश की जो शान है उस पर क्या होगा, चोट होगी। इस चीज को रोकने के लिए ये वाली अवधारणा भी अपनाई गई, ठीक है। विधि के जो समक्ष समता है दोस्तों, इसको क्या माना जाता है, डायसी है, एक कौन है, डायसी है, डायसी दार्शनिक हैं। इन्होंने विधि को क्या माना है, संविधान की मूल अवधारणा, क्या माना है, मूल तत्व माना है विधि के समक्ष समता का। किसको, विधि के शासन को। डायसी ने विधि के शासन को क्या माना है, विधि के समक्ष समता का मूल तत्व माना है। याद रखिए, क्या, विधि के शासन को मूल तत्व किसने माना है, तो डायसी ने माना है। किसका मूल तत्व, तो विधि के समक्ष समता, ठीक है। विधि बनाकर ही आप सुनिश्चित करेंगे कि किसको बराबर का अधिकार है किसको नहीं, तो विधि का होना जरूरी है, यानी विधि क्या हो गई, मूल तत्व हो गई। और सर्वोच्च न्यायालय भी विधि के शासन को क्या मानती है, सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान की मूल अवधारणा मानती है, जिसमें कहीं पर भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। और इसी में एक दार्शनिक थे जॉन लॉक, कौन था, जॉन लॉक। उनका क्या कहना है कि जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यदि अगर आपको अपने नागरिकों को, व्यक्तियों को स्वतंत्रता देनी है तो आपके यहाँ विधि होनी चाहिए। अब कोई विधि ना हो, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कानून ही नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता का मतलब ही क्या है। तो यही कहना था किसका, जॉन लॉक का, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें किससे संबंधित हैं, आर्टिकल 14 से। लेकिन हमारे संविधान में कोई भी अच्छी बात लिखी हुई है अगर, तो उसका अपवाद भी लिखा हुआ है। उसका क्या लिखा हुआ है, अपवाद भी लिखा हुआ है। कैसे अपवाद लिखे हुए हैं, तो देखिए आर्टिकल 361 कहता है, आर्टिकल 361 आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, इसलिए आपको बता दे रहा हूं। ये सभी क्या हैं, अपवाद हैं। अब जितने बताऊंगा ये आर्टिकल 14 के क्या होंगे, अपवाद होंगे। तो आर्टिकल 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख और कौन, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका कोई अधिकारी हो। और क्या हो सकता है, तो और जो दूतावास होते हैं, तो दूतावास में क्या होते हैं, दूत रहते हैं दूसरे देशों के, ठीक है, तो वो ये सब क्या होंगे, विधि से ऊपर होंगे, यानी उनके ऊपर केस दर्ज नहीं होगा, इनके ऊपर केस दर्ज नहीं होगा। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है कि इतने व्यक्तियों के ऊपर क्या नहीं होगा, केस दर्ज नहीं होगा। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 361 के का में मीडिया को भी कई मामलों में इससे बाहर रखा गया है, मीडिया को भी कई मामलों में इससे बाहर रखा गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी भी था, ठीक है। फिर आर्टिकल 105 में
जो सांसद हैं तो सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। डिटेल में चर्चा हम तब करेंगे जब इस आर्टिकल में पहुंचेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है। जो 14 का आर्टिकल 14 का क्या है? अपवाद है। अपवाद है। आर्टिकल 194 में जो विधायक होते हैं, विधानमंडल के सदस्य होते हैं, विधायक लोग, इनको भी इससे इसका अपवाद माना है। इनको भी कुछ ना कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जब हम इन आर्टिकलों में आएंगे तब इनकी लंबी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल 14। अब देखते हैं आर्टिकल 15 को। ठीक है, यहाँ वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और पूरी पॉलिटी का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो शैक्षणिक संस्थान होंगे, क्या होंगे? शैक्षणिक संस्थान होंगे, वहां पे विभेद नहीं होगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 15 का उप क्लॉज 1, सब क्लॉज 1। ये क्या कहता है कि राज्य जो है शैक्षणिक संस्थानों पर, कहाँ? शैक्षणिक संस्थानों पर विभेद नहीं करेगा। विभेद नहीं करेगा। और किन किन आधारों पर दोस्तों? तो देखिए, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और आपका जन्म स्थान। और आपका क्या? जन्म स्थान। इतने के आधार में जो राज्य होगा वो विभेद नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 यानी उप प्रावधान जो है वो कहता है कि जो प्राइवेट लोग होंगे या निजी कंपनियां होंगी या जो सरकारी कंपनियां होंगी, वो दुकानों में, होटलों में, कुओं और तालाबों में ये जो ऊपर वर्णित आधार हैं, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद यानी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 15(3) में यानी 15(3) में कह दिया, क्या कह दिया कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर दे। कैसे विशेष उपबंध? तो देखिए, जैसे महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मातृत्व अवकाश दिया जाता है। जब उनकी डिलीवरी होती है तो उसके कुछ टाइम के लिए 3 मंथ या 6 मंथ का क्या दिया जाता है? अवकाश दिया जाता है। तो ये क्या होगा? देखिए, 15(1)(2) आपको बोलते हैं कि भेदभाव मत करिए, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो महिलाओं और बच्चों को विशेष उपबंध हो गए। ठीक है, यानी लिंग के आधार पर क्या हो गया? विभेद। लेकिन इसको क्या सकारात्मकता में लिया जाता है। ये कोई लिंग के आधार पर विभेद नहीं है, इनके शारीरिक अवस्था के लिए दिया गया एक अधिकार है, इसलिए इसका अपवाद नहीं माना जाता है। ठीक है, 15(4) कहता है, 15(4) क्या कहता है कि जो शैक्षणिक संस्थान है, क्या है? शैक्षणिक संस्थान है, तो राज्य अगर चाहे तो एसटी और एससी के लिए विशेष उपबंध कर दे। कौन कहता है ये? 15(4). 15(5) कहता है कि इन्हीं शैक्षणिक संस्थानों में राज्य अगर चाहे तो ओबीसी के लिए क्या कर दे? विशेष उपबंध, यानी अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्गों के लिए क्या कर दे? विशेष उपबंध कर दे दाखिले के लिए। किसके लिए? नामांकन। जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पढ़ाई करने जाएंगे तो वहां सीटों का क्या मिल जाए? आरक्षण मिल जाए। ठीक है, अभी जुड़ा है 15(6) 2019 में। ठीक है, इसमें भी 2 जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 15(6) का ए और 15(6) का बी। ए कहता है, ए क्या कहता है? ए कहता है कि राज्य अगर चाहे तो जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दे। आर्थिक दृष्टि वाला आरक्षण कर दे। और 15(b) कहता है कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा, यानी ईडब्ल्यूएस कोटा
शुरू हुआ। कौन सा कोटा शुरू हुआ? EWS कोटा शुरू हुआ और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ठीक है, इसको क्या किया है? वैध ठहराया है। ठीक, तो ये तो हो गया आर्टिकल 15। क्या हो गया ये? आर्टिकल 15। अब देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 देखिए, आपको एक चीज नोटिस किए होंगे आप कि जो अभी मैंने बताया था 15 आर्टिकल, वहां पे क्या क्या लिखा था? धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग, यानी 5 आधार। कितने आधार? 5 आधार। यहाँ पे आर्टिकल 16 में हम बात करेंगे तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो नौकरी होंगी, क्या होंगी? नौकरियां और नियोजन राज्य इसमें सभी को समान अवसर देगा। क्या करेगा? सभी को समान अवसर देगा। ठीक है, समान अवसर कौन कहता है? 16 का 1, ध्यान से सुनना है। 16 का 1 क्या कहता है कि सभी को समान अवसर मिलेगा। अच्छा, तो क्या भेदभाव हो सकता है? तो हाँ, भेदभाव हो सकता है। और किन आधारों पर हो सकता है? तो देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, वंश क्रम, जन्म स्थान और लिंग, इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। तो राज्य को ये पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि आप इन आधारों पर क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, सभी को समान अवसर देंगे और इतने आधारों पर आप क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। तो कितने आधारों पर? 1, धर्म मूल वंश 2, जाति 3, निवास स्थान 4, वंश क्रम 5, जन्म स्थान 6 और लिंग 7। यानी आर्टिकल 16 में 7 प्रकार से विभेद लगाया गया है, जबकि आर्टिकल 15 में 5 ही प्रकार थे। ये वाला नहीं था और ये वाला नहीं था, बाकी पांचों थे आर्टिकल 15 में। तो आजकल शब्दशः पूछा जाता है तो आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कितने आधारों पर इस आर्टिकल में विभेद बताया गया है। ठीक है, फिर 16(3) कहता है, हमने कहा ना जो अच्छी बातें डली हुई हैं संविधान में, तो हर किसी का क्या है? हर किसी का एक उपबंध है और उसके तहत उसमें अपवाद डाल दिए गए हैं। ठीक है, उसके तहत उसमें प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। आपको शुरू में ही बताया गया था कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है, सीमित है। यानी ये अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन आगे उनके प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। ठीक है, 16(3) क्या कहता है? 16(3) कहता है कि राज्य अगर चाहे, राज्य चाहे तो क्या कर सकता है? किसी विशेष स्थान या निवास स्थान यहाँ पे वर्जित कर सकता है या किसी भी चीज के लिए रोक लगा सकता है। और ये किसको ध्यान में रखकर किया गया? तो ये ध्यान में रखकर किया गया ST वाले इलाके, ST SC वाले इलाके। जैसे आप जानेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां की जो कुछ जातियां हैं बहुत खूंखार है, देखते ही क्या करती हैं? हमला करती हैं और मार देती हैं। ठीक है, ऐसे ही लक्षद्वीप में है। तो राज्य अगर चाहे तो ऐसे स्थानों में क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है। ये जो अभी भी हमारी स्टेट है वहां भी कई इलाके हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन स्थानों के लिए भी राज्य क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, क्लियर? फिर है 16(4). क्या है? 16(4). ठीक है, 16(4) क्या कहता है कि राज्य जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, यानी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकता है। पिछड़े वर्गों को क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है नौकरियों में। ठीक है, और 16(5) क्या कहता है? 16(5) कहता है कि जो धार्मिक स्थान है, ये किसी धर्म से विशेष धर्म का, मान लीजिए कोई मंदिर है या मदरसा है, और अगर वहाँ कोई अधिकारी, भले ही वो मंदिर या जो मदरसा है वो गवर्नमेंट इशू हो, यानी गवर्नमेंट उसका संचालन करती हो, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी होंगे तो वो उसी धर्म के हो सकते हैं, वहाँ पे विभेद हो सकता है। ठीक है, यानी धार्मिक स्थानों में विभेद हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है, में विभेद हो सकता है।
ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। किससे संबंधित? आर्टिकल 16 से संबंधित। अच्छा, अभी 2019 में इसमें छठवां प्रावधान भी जोड़ दिया गया है, छठवां उपबंध भी जोड़ दिया गया है, और वह कौन सा? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10%। ठीक है, किसमें? नौकरियों और नियोजन में। जबकि आर्टिकल 15 में आप किसमें पढ़े? शैक्षणिक संस्थानों में। किसमें पढ़े? शैक्षणिक संस्थानों में। अब यहाँ किसमें है? नौकरियों और नियोजन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है एक चीज, पिछड़े वर्ग कौन है? क्या पिछड़े वर्ग कौन है? ये चीज आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए, पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए काका कालेलकर इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और इसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहली बार पिछड़े वर्ग को पहचानने के लिए, पिछड़ी जातियों को पहचानने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। तत्पश्चात आगे चलकर क्या हुआ? 1979 में। कब? 1979 में बीपी मंडल, किसकी? बीपी मंडल, इनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, और यहाँ पे इन्होंने पिछड़ी जातियों की पहचान की। किसकी पहचान की? पिछड़ी जातियों की पहचान की, और पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण, तथा यही ईडब्ल्यूएस जो कौन है? आर्थिक रूप से पिछड़े, इनके लिए क्या किया? जो उच्च वर्ग के होते हैं, यानी जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, इनको 10% आरक्षण देने का क्या की? अनुशंसा की। आयोग का काम क्या है? अनुशंसा करना। मानना या ना मानना किसका काम है? सरकार का काम है। तो जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको तो वैध ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, आप दीजिए आरक्षण, 27% दीजिए, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। ठीक, ये कैसे कैसे हुआ? तो देखिए, 27% जो आरक्षण है ये दिया था 1990 में वीपी सिंह ने। किसने? 1990 में वीपी सिंह ने। ठीक है, आगे चलकर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव इनके कार्यकाल में 10% आरक्षण दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसे खारिज कर दिया। ठीक है, लागू कौन सा रहा? ये रहा। फिर एक केस आया, इंदिरा साहनीवाद। क्या? इंदिरा साहनीवाद। और ये केस आप जिस तरह से देखिए, मंडल आयोग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तस्वीर बन जाती होगी पिछड़ा वर्ग से संबंधित, उसी तरह से ये भी इंदिरा साहनी केस जो है, ये मील का पत्थर माना जाता है। किसमें? आरक्षण व्यवस्था में। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम बार कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कहा? क्रीमी लेयर लागू होगी। क्या होगी? क्रीमी लेयर लागू होगी। और इस क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए रामनंदन समिति बनाई गई। कौन सी समिति? रामनंदन समिति। ठीक है, इसी ने बताया था कि 6 लाख से ऊपर आय वाले क्या होंगे? क्रीमी लेयर के बाहर होंगे। ठीक है, 6 लाख से ऊपर के आय के, लेकिन बाद में परिवर्तन करके उसको 6 से 8 लाख कर दिया गया। ठीक है, पहले कितना था? 6 लाख क्रीमी लेयर के तहत जो अधिकतम आय होनी चाहिए थी। ठीक है, और इसमें बताया गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण नहीं होगा। ठीक, तो ये आपको इतना याद रखना है। एक चीज और है, यहां पर तो कहा गया कि 50% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य है, जहां पर 69% आरक्षण दिया जाता है, और इसको 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया है? डाल दिया गया है। आपको क्लियरली बता चुका हूं मैं पिछली क्लासों में कि 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से तमिलनाडु में आज भी 69% क्या है? आरक्षण है, इस 50% के ऊपर। ठीक है, और ये जो आपका 10% अब तो लागू हो गया है। अब 2019 से क्या हो गया है? 124वां विधेयक आया था, 124वां, जो कि जाके बना क्या?
103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके तहत इस 10% को वापस क्या कर दिया गया, चालू कर दिया गया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था, निरस्त। और अब क्या हुआ है कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मान्य कर लिया है, और ये भी कहा गया है कि जो ये 10% है ये इस 50% से ऊपर होगा, यानी अलग से होगा, उसकी जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट है उस पर लागू नहीं होगी। आपको बताया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन वो 10% आते ही ज्यादा हो सकता था, तो अब बोल दिया गया कि वो जो 10% है वो इससे अलग ही रहे। ठीक है, कैसा रहेगा, अलग रहेगा। क्रीमी लेयर 8 लाख से ऊपर जिनकी आय है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। पदोन्नति में आरक्षण अब दिया जाने लगा है, अब क्या होने लगा है, दिया जाने लगा है 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 77वें के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 2 संशोधन में बता देता हूं जो पदोन्नति से संबंधित है। किससे संबंधित है, पदोन्नति यानी प्रमोशन। किससे संबंधित है, प्रमोशन में आरक्षण से। रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन, ठीक है, इससे संबंधित है। कौन कौन से, तो एक तो 77वां संविधान संशोधन विधेयक 1995 और 85वां संविधान संशोधन विधेयक 2001, ये दोनों ही किससे संबंधित है, प्रमोशन में आरक्षण से। ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित विधेयक है। क्रीमी लेयर आपको बता दी गई। एक वर्ड होता है बैकलॉग। क्या होता है, बैकलॉग। ये क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी 27% आरक्षण दिया गया, किसको, ओबीसी को, मान लेते हैं, और इसके तहत 100 सीटें आई किसी जॉब की, 100 सीटें आई, लेकिन क्या हुआ, 70 सीट भर गई, 30 सीट खाली रह गई। 30 सीट क्या हुई, खाली रह गई, 70 सीट उसी वर्ग से भर गई। तो अगली बार जब वही वैकेंसी आएगी तो ये 30 क्या होगा, उस वैकेंसी में जुड़ जाएगा इसी वर्ग के लिए। अब क्या होगा कि अब फिर भी मान लीजिए कि 200 सीटें आई थी इस बार, और 30 सीटें कौन सी जुड़ गई, ये वाली, तो हो गई 230। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 230 में से 200 भर गई, 30 फिर खाली रह गई, तो ये जो अब होगा इसको जनरल कैटेगरी में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब बैकलॉग जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 1 साल तक ही उसकी क्या रहती है, वैलिडिटी रहती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल 16। ठीक है, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा का पूरा अपन को संविधान देखना है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 हमको देखना है, आर्टिकल 17 हमको देखना है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ठीक है, अस्पृश्यता अधिकतर जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी उसके कारण जोरों शोरों पर थी। किसके कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण। तो राज्य को क्या बोला गया कि राज्य इसको खत्म करने के प्रयास करेगा। ठीक है, इसी के तहत 1955 में क्या बनाया गया था कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, निवारण अधिनियम एक कानून बनाया गया, और 1976 में इसका नाम बदल के रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण कानून। सिविल अधिकार संरक्षण कानून। ठीक है, और क्या किया गया कि जो इसको प्रोत्साहित करते हैं, अस्पृश्यता को प्रोत्साहित करने वाले लोगों को, अनटचेबिलिटी को प्रोत्साहित करने वाले लोगों को दंड की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा, 1955 के अधिनियम के द्वारा, जिसका 1976 में नाम बदल कर रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण कानून, और बाद में इसे नागरिक अधिकार संरक्षण कानून भी कहा जाने लगा। ठीक है, और इसी के तहत फिर 30 जनवरी 1990 को क्या हुआ था, जो अनुसूचित एसटी एंड एससी अधिनियम आए थे। ठीक है, एसटी एंड एससी अधिनियम आए थे 89
अस्पृश्यता को हतोत्साहित यानी दबाने के लिए ये कानून लाए गए और एसटी और एससी को इसके तहत संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, कौन से कानून कब लागू हुआ था? ये 30 जनवरी 1990 को, और 1989 में ये कानून आया था। कब आया था ये कानून? 1989 में ये कानून आया था। ठीक है, इसके तहत ये एसटी एंड एससी अधिनियम आया। कब लागू हुआ? ये 30 जनवरी 1990 को। लेकिन ये संशोधन, ये अधिनियम बना कब था? तो 1989 में अंतिम दौर में, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो ऐसे ही नवंबर दिसंबर में ये कानून बना था, जिसके कारण राष्ट्रपति के साथ साइन होने के बाद ही कुछ भी कानून बनता है। तो राष्ट्रपति के साइन कब हुए? 30 जनवरी 1990 को। फिर ये क्या हुआ? लागू हुआ था पूरे देश में। तो लागू होने की तिथि ये है। संशोधन कब हुआ था, यानी वो अधिनियम कब बना था? 1989 में। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 17 की कहानी। ठीक है, इन अधिनियमों के बारे में अलग से हम अधिनियम की सीरीज लाएंगे, तब हम बात करेंगे इन सभी अधिनियमों के बारे में। फिर है आर्टिकल 18, जो बात करता है उपाधियों के अंत की। पूरा डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से, कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। ठीक है, उपाधियों का अंत, इसकी बात करता है। क्या बात करता है? तो बोलता है कि जो राज्य होगा वो शिक्षा, क्या? शिक्षा, सेना, इसके अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य जो होगा वो शिक्षा एवं सेना के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये कौन कहता है? 18 का सब उपबंध पहला। ठीक है, उप प्रावधान 1। और 18 का 2 क्या कहता है? कि जो भारतीय नागरिक हैं, कौन है? भारतीय नागरिक हैं, वो किसी दूसरे देश से उपाधि नहीं ले सकते हैं। दूसरे देश से, याद रखिए, अपने देश में तो सब ले सकते हैं, है ना, दूसरे देश से नहीं ले सकते। 18 का 3 कहता है कि कोई विदेशी है जो भारत में रहता है, विदेशी क्या करता है? भारत में रहता है, तो वो उपाधि नहीं ले सकता किसी अन्य राज्य से, उपाधि नहीं ले सकता है किसी अन्य राज्य से। और लेना है तो किसकी अनुमति लगेगी? राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 4 क्या कहता है? कि जो भी लाभ के पद में है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो और चाहे वो कोई विदेशी हो, जो भी भारत में लाभ के पद में है, किसमें है? लाभ के पद में, अगर उन्हें किसी दूसरे देश से उपाधि लेनी है तो उसमें भी किसकी अनुमति लगेगी? राष्ट्रपति की। बिना अनुमति के वो उपाधि नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या? राज्य शिक्षा एवं सेना के अलावा कोई भी उपाधि नहीं देगा। ठीक है, दूसरा क्या? अगर भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी देश से क्या करना है? उपाधि लेना है, तो वो नहीं ले सकता। नॉर्मल भारतीय नागरिक ले ही नहीं सकता। ठीक है, कोई विदेशी है और भारत में रह रहा है तो वो भी उपाधि नहीं ले सकता। कब तक? जबकि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ले लेता तब तक। और कोई जो भारत में लाभ के पद में है, लाभ के पद में हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी हो, वो उपाधि ले सकता है। कब? जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे दें तभी। ठीक है, एक प्रश्न, एक निर्णय भी आया था, किससे संबंधित? भारत रत्न, भारत रत्न, और क्या? और एक था क्या? पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार, ये व्यक्तियों के अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, इसलिए ये उपाधि की परिभाषा में नहीं आते हैं। क्या है? ये पुरस्कार हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 आर्टिकल तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। और इसी तरह एक एक अधिकार करके सभी मौलिक अधिकारों को बड़ी गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।